Hi, hi friends. I am C.A. Salma Khatun. Now today we are going to study Essay 250, that is consideration of laws and regulations in an audit of financial statement. Now अब हम पढ़ रहे हैं ऐसे 250 में क्या बोला जा रहा है कि जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऑडिट करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते टाइम क्या लॉज एंड रेगुलेशंस को भी कंसिडर करना है? द आंसर इज यस। बट क्या लॉज एंड रेगुलेशंस बनाना और उसको फॉलो करना ऑडिटर का काम है? द आंसर इज नो। सो हम इस स्टैंडर्ड में यही पढ़ेंगे कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी किसकी है, ऑडिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है रिगार्डिंग लॉज एंड रेगुलेशंस। क्या लॉज एंड रेगुलेशंस ऑडिटर को पता होना चाहिए? आंसर यस। आप एज एन ऑडिटर किसी भी कंपनी के ऑडिट कर रहे हैं या फिर आप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपको लॉज एंड रेगुलेशंस की नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि आप जिस कंपनी के ऑडिट करने जा रहे हैं उस कंपनी का आप ऑडिट रिपोर्ट देने वाले हैं, ओपिनियन देने वाले हैं, रीजनेबल एश्योरेंस देने वाले हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर इंफॉर्मेशन, प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। अब डायरेक्ट अगर आप देखा जाए तो डायरेक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस अगर डायरेक्ट जो कि आपकी कंपनी को इम्पैक्ट करते हैं वो हो सकते हैं कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, जीएसटी एक्ट, और इनडायरेक्ट लॉज रेगुलेशंस जो आपकी कंपनी को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट कर सकते हैं वो हो सकते हैं फैक्ट्रीज एक्ट अगर एप्लीकेबल है, इफ एप्लीकेबल, ग्रेच्युटी एक्ट, बोनस एक्ट, ऐसे छोटे मोटे एक्ट्स जो लगाने वाले लगाते हैं, नहीं लगाने वाले भी नहीं लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग को लॉज एंड रेगुलेशन को कंसिडर करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑडिट करते टाइम, लेकिन वो लॉज एंड रेगुलेशंस हमारी जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन वो अगर नहीं हुआ तो वो बताना वो हमारी जिम्मेदारी। क्यों हमारी जिम्मेदारी? क्योंकि एज एन ऑडिटर हमको साई ऑब्टेन करना है। साई क्या होता है? सफिशिएंट एंड एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। और साई ऑब्टेन करने के लिए लॉज एंड रेगुलेशंस चेक करना पड़ेगा और ऑडिट प्रोसीजर भी फॉलो करने पड़ेगा। और नहीं हुआ, नॉन कंप्लायंस हुआ, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होगा, इफेक्ट होगा कंपनी में, वो बताना पड़ेगा। और हमें जब पता चला कि भाई लॉज एंड रेगुलेशंस है ही नहीं कंपनी में, या नॉन कंप्लाइड हुआ, कुछ तो भी मेजर चीज हुई है, तो उसके लिए हमारी क्या जिम्मेदारी उसके प्रति वो चेक करनी पड़ेगी। ठीक है, तो लेट्स क्विकली कंप्लीट दिस। ऐसे इतना बड़ा ऐसे नहीं है, इतना डेप्थ में नहीं जाना है। ये ऐसे मैं करवा रही हूँ फ्रॉम आईपीसीसी पर्सपेक्टिव, लिमिटेड। ये एक पेज का ऐसे है, उतना समझ लिया और उतना आपने सीख लिया तो it will be very helpful in your exams. Let's go through quickly. Yeah, this is essay 250, that is consideration of laws and regulations in an audit of financial statement. दो चार चीजें ही पढ़नी, इसमें ज्यादा कुछ खास है नहीं, जितना जरूरी उतना ही पढ़ेंगे। सबसे पहले है प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो मैनेजमेंट की है। ऑडिटर तो लॉज एंड रेगुलेशन चेक करेगा ताकि वो सही ऑब्टेन कर सके और ऑडिट रिपोर्ट में डाल सके, अगर नहीं है तो भी और है तो भी। ठीक है, so the primary responsibility is with management, but the auditor is responsible to obtain sufficient and appropriate evidence to support his work. ठीक है, तो साई के लिए ऑडिटर को चाहिए और ऑडिटर को एनीवेज चेक करना ही है कि भाई लॉज एंड रेगुलेशंस जो भी कंपनी के फुलफिल हो रहे नहीं हो रहे। अब ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी, वो सेकंड पॉइंट है, व्हाट इज ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी? obtain general understanding of legal and regulatory framework applicable। भाई अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी मच कंपलसरी, क्योंकि आप किसी भी कंपनी का ऑडिट करो तो आपको उसकी अंडरस्टैंडिंग होगी तभी तो आप करेंगे ना। तो मैंने आपको शुरू में बता दिया था कि लीगल लॉज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो भी है वो ऑडिटर को, एज एन ऑडिटर आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और आपको पता होना चाहिए क्या लगे उसके, वो किस लिए काम आएगा, ताकि हम साई ऑब्टेन करें एंड ऑब्टेन साई that is sufficient and appropriate audit evidence for law, ऐसे लॉज के लिए दैट हैव डायरेक्ट रिलेशन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसका फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ डायरेक्ट रिलेशन है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कंपनीज एक्ट हो गया, इनकम टैक्स एक्ट हो गया, जीएसटी एक्ट हो गया, एंड इंक्वायरी उसके लिए तो जरूरी है ही। और जिस लॉ या रेगुलेशन का इतना खास इम्पैक्ट नहीं है, मतलब कि इतना डायरेक्टली इफेक्ट नहीं कर रही और नहीं भी कंप्लाइड हुआ तो इतना कुछ ज्यादा फर्क पड़ने नहीं वाला, उसके लिए आपको सिर्फ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन लेटर और सर्टिफिकेट जो है ना वो भी होगा तो भी चल जाएगा। दैट इज एमआरएल एंड टेक सर्टिफिकेट इन केस ऑफ लॉ दैट डू नॉट हैव डायरेक्ट रिलेशन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मेजरली किसी भी कंपनी का हम मेनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही चेक करते हैं एज एन ऑडिटर। डायरेक्टली रिलेटेड है तो सब चीजें चेक करने हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑल्सो, जो भी आपके क्या बोलते हैं
वर्किंग पेपर्स होने चाहिए, लीगल डॉक्यूमेंट्रीज होनी चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। लेकिन अगर जो डायरेक्ट रिलेशन नहीं है उसका सिर्फ सर्टिफिकेट या रिप्रेजेंटेशन लेटर भी मिल जाएगा तो भी इनफ हो जाएगा। बिकॉज ये वही अगेन मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट भी हम इसमें डाल सकते हैं कि जितना जरूरी है उतना तो होना ही चाहिए, जितना इतना खास जरूरी नहीं तो उसका सर्टिफिकेट वगैरह से भी काम चल जाएगा। अब ऑडिट प्रोसीजर क्या है? ऑडिट प्रोसीजर हम सिंपली पढ़ लेते हैं। सबसे पहले एज एन ऑडिटर हमें एंटिटीज की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एंटिटी का एनवायरनमेंट क्या है। ठीक है, एंटिटी का एनवायरनमेंट चेक करने के बाद सेकंड चीज जो हम चेक करेंगे कि जो एंटिटी है जिसकी हम ऑडिट कर रहे हैं उस पर एप्लीकेबल लॉज एंड रेगुलेशन जो है वो कौन कौन से लग रहे हैं। सी देर आर एन नंबर्स ऑफ एक्ट्स, लॉज, रेगुलेशंस, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट्स है, बाकी भी बहुत सारे एक्ट्स है। मैंने आपको बताया ग्रेचुटी हो गया, बोनस हो गया, अपना कंपनीज एक्ट हो गया। देर आर एन नंबर ऑफ एक्ट्स। तो कौन उस कंपनी में कौन कौन से एक्ट लग रहे हैं वो लिस्ट हमें चेक करनी है। फिर सेम हमें डिस्कस करना है किसके साथ? ब्रांच ऑडिटर के साथ, इंटरनल ऑडिटर के साथ, लीगल कंसल्टेंट, लीगल ऑफिसर, जो जो भी मेन उस कंपनी के लोग रहेंगे या जिससे भी आप सूटेबल होगा उन सबके साथ करना है। उसके बाद आपको फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है या कुछ भी आपको डाइसी लग रहा है या फिर आप कुछ भी चीज ऐसे लग रही है तो आप एक्सपर्ट का ओपिनियन भी ले सकते हैं इन केस इफ नीडेड। उसके बाद आप डिपार्टमेंट अथॉरिटी के साथ भी वेरीफाई कर सकते हैं। सी सपोज आप यहाँ हैं, आप कंपनी में हैं, आप रिटर्न्स चेक कर रहे हैं, आप चालान चेक कर रहे हैं, ठीक है, आप फिगर्स वगैरह मैच वगैरह कर रहे हैं, बट द सेम थिंग आप डिपार्टमेंट में जाके डिपार्टमेंट को कॉल करके वहां भी चेक कर सकते हैं कि इस नाम की कंपनी ये सब चालान कटा है, क्या ये सब चालान रियल में कटा है या नहीं कटा है। तो आप क्रॉस वेरीफाई भी कर सकते हैं फॉर योर ओन सेटिस्फेक्शन। ठीक है, कोई भी देखिए एज एन ऑडिटर अगर आपको रिटर्न्स चालान दिख रहे हैं ओरिजिनल तो आप यही मानोगे कि वो कटे हैं। और रिटर्न के जो भी रिटर्न नंबर जो होता है, चालान नंबर जो होता है, वो आप जाके साइट पे भी चेक कर सकते हैं। बट एट द सेम टाइम आपको अगर कुछ भी डाउट लग रहा है तो आप अथॉरिटी डिपार्टमेंट अथॉरिटी के पास जाके उससे भी वेरीफाई कर सकते हैं। उसके अलावा ऑडिटर को ये भी वेरीफाई करना है कि अगर कंपनी कुछ भी नॉन कंप्लायंस कर रही है तो क्या कंपनी के पास ऐसा सिस्टम है कि अगर वो कोई लॉ या कोई रूल या रेगुलेशन वायलेट करे या नॉन कंप्लाई करे तो कंपनी को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा या नहीं पता चलेगा, तो वो भी कंपनी की जिम्मेदारी है। 6 पॉइंट रीड कर लेते हैं। ऑडिटर शुड वेरीफाई whether management has developed the system by which it can be informed about non compliance। तो ऑडिटर को ये चीज भी देखनी है कि सिस्टम है या नहीं है तो वेल एंड डन, प्रॉपरली वर्क कर रहा नहीं कर रहा वो चेक करेंगे, नहीं है तो रेकमेंड करेंगे कि ऐसा सिस्टम होना चाहिए फॉर दिस कंपनी। ठीक है, उसके बाद हम जो भी वेरिफिकेशन है और कंप्यूटेशन कर लेंगे किसका? फिगर का, रिटर्न का, चालान का, ड्यूटी का। जो भी आपने इनकम टैक्स ड्यूटी पे करी है, जो भी आपने टीडीएस के चालान वगैरह काटे हैं, जीएसटी रिटर्न फाइल किए, आईटीआर रिटर्न फाइल किए, तो ये सब चीजों का आपको वेरीफाई करना है। मतलब डिपार्टमेंट से भी वेरीफाई कर सकते हैं और आप खुद भी कंप्यूट कर सकते हैं कि जो आपके अकॉर्डिंग होना चाहिए क्या वो एक्चुअल में है इस टर्नओवर के हिसाब से, इस इनकम के हिसाब से, तो वो आपकी ड्यूटी है। अब ये सारा जो प्रोसीजर हम फॉलो क्यों कर रहे हैं? डेफिनेटली हमको सही ऑब्टेन करना है इसलिए कर रहे हैं। सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए। सफिशिएंट इज रिलेटेड टू क्वांटिटी एंड अप्रोप्रिएट इज रिलेटेड टू क्वालिटी। एज एन ऑडिटर हमने हर एक ऐसे में पढ़ा है, वापस से मैं एक क्विक रिवाइज करा देती हूँ। एज एन ऑडिटर हमें रीजनेबल एश्योरेंस देना पड़ता है। रीजनेबल एश्योरेंस हम कैसे करेंगे? साई के थ्रू करेंगे, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस के थ्रू करेंगे, और किस में देंगे? ऑडिट रिपोर्ट में देंगे इन द फॉर्म ऑफ ओपिनियन। ठीक है, ये हमारा काम होता है। अब लॉज एंड रेगुलेशन एज पर ऐसे 250 फॉलो होना चाहिए, लेकिन अगर फॉलो नहीं हुआ, कंप्लाइड नहीं हुआ, तो कंपनी में क्या क्या इफेक्ट आ सकते हैं, क्या क्या इम्पैक्ट होगा? ऑब्वियसली उसकी गोइंग कंसर्न इम्पैक्ट करेगी। कोई भी कंपनी अगर इस इस नियत से या फिर इस तरीके से बढ़ रही है कि हमें इसे लॉन्ग टर्म में चलाना, तो लॉज रेगुलेशंस फुलफिल करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लंबा चलाना है, कोई भी काम लंबा करना है, तो 1 नंबर तरीके से करना पड़ेगा, 2 नंबर तरीके से तो वैसे ही नहीं हो सकता। तो ऑब्वियसली आपकी गोइंग कंसर्न इफेक्ट करेगी अगर लॉज एंड रेगुलेशंस कंप्लाइड नहीं है। सेकेंडली फिनेंशियल स्टेटमेंट में भी मिस स्टेटमेंट आएंगे, क्योंकि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो लॉज, रेगुलेशन, स्टैंडर्ड्स इनके अकॉर्डिंग, शेड्यूल 3, कंपनीज एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट, इनके अकॉर्डिंग ही बनती है। अगर आपने वही फॉलो नहीं किया तो कुछ गड़बड़ आएगी, तो आपका पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट रॉन्ग शो करेगी। एंड थर्ड ये है कि जो लॉ फॉलो करने हैं, मतलब फॉलो करने, इफ यू आर लिविंग इन इंडिया और इंडिया के हिसाब से हम कोई कंपनी चला रहे हो, जो जो एक्ट एप्लीकेबल है, जो जो एक्ट लग रहे हैं, उसके हिसाब से अगर आपने वो एक्ट नहीं लगाया तो फिर वो आपको पेनाल्टी भी चार्ज करेगी, और पेनाल्टी चार्ज करेगी तो यू हैव टू पे द पेनाल्टी। तो ये 3 इम्पैक्ट हो जाएगा हमारा: गोइंग कंसर्न, मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और एंटिटी विल अट्रैक्ट हैवी पेनाल्टी।
गोइंग कंसर्न, मेजर स्टेटमेंट, एंटिटी विल अट्रैक्ट हैवी पेनल्टी। अब ये तो है कि इम्पैक्ट क्या होगा नॉन कंप्लायंस का, इम्पैक्ट तो हमें समझ में आ गया, लेकिन एज एन ऑडिटर जब हमें पता चलेगा कि नॉन कंप्लायंस है, तो हमारी जिम्मेदारी, हमारी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिंपल है, नॉन कंप्लायंस हुआ है, मैनेजमेंट को बताओ, टीसीडब्ल्यूजी को, दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस को बताओ, और उसके बाद क्या करना है, हमें ओपिनियन फॉर्म करना। तो ओपिनियन किसमें, तो हम मैनेजमेंट को पहले बोलेंगे कि आस्क मैनेजमेंट टू कंप्लाई, कंप्लाई कर दिया, वेल एंड गुड। कंप्लाई करने के बाद में नेगेटिव इम्पैक्ट है तो भी क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट जाएगी, या फिर कंप्लाई नहीं किया, नॉन कंप्लाइड है तो भी क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट जाएगी। एज एन ऑडिटर हमें तो रिपोर्ट दी नहीं है। अब क्वालिफाइड रिपोर्ट इस वजह से दे रहे हैं क्योंकि नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस है। तो फिर हमारा जो इम्पैक्ट कंपनी में ही 3 आने वाले, लेकिन हमको अगर नॉन कंप्लायंस फाउंड हो तो हमारी जिम्मेदारी कि हम इन्फॉर्म करें, और कंप्लाई करा तो ठीक है, नहीं करा तो क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट दे दी जाए। सो गाइस दैट्स इट अबाउट ऐसे 250, बहुत ही छोटा सा ऐसा है, एक ही पेज का ऐसे है। द स्टूडेंट्स ऑफ आईपीसीसी, आई विल रिक्वेस्ट यू कि जो भी हमारे स्टैंडर्ड्स है, जो कि हम पढ़ेंगे इन आईपीसीसी, बहुत ही लिमिटेड तरीके से, आई मीन यू कैन स्टडी थॉरोली वॉट एवर विल कम इन एग्जाम। मतलब कि आपको उतना ही पढ़ना है जितना एग्जाम में आएंगे, ज्यादा डिटेलिंग में पढ़ने की जरूरत नहीं है, एग्जाम्स ओवर हो जाएंगे उसके बाद पढ़िए। सीए फाइनल में डेफिनेटली आपको डिटेलिंग में पढ़ना है। सीए फाइनल के स्टूडेंट पढ़ सकते हैं, ये लेक्चर दे सकते हैं फॉर बेसिक अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, तो प्राइमरी जो भी था हमने अच्छे से पढ़ लिया, आप एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। इसके जो भी क्वेश्चन आंसर्स हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपने इतने 4-5 पॉइंट्स पढ़ लिए तो उसी से निकल जाएंगे। लाइक ऑडिट प्रोसीजर आपको जो जो फॉलो करने हैं वो पता चल होना चाहिए, नॉन कंप्लायंस का इम्पैक्ट पता होना चाहिए, और ऑडिटर की क्या जिम्मेदारी है वो पता होना चाहिए। मेन क्वेश्चन इसमें यही फॉर्म होगा। तो हमारे को हमको खाली यही बताना है कि मैनेजमेंट और टीसीडब्ल्यूजी को रिपोर्ट करना है, और कंप्लाई नहीं किया तो क्वालिफाइड ओपिनियन रिपोर्ट देना है। प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजमेंट के पास है, ऑडिटर को डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों रिलेशन चेक करना है। या तो दैट्स इट गाइस। गाइस प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटिंग टू दिस ऐसे, एंड प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके सपोर्ट की अभी तो हाल फिलहाल बहुत जरूरत है। तो या थैंक यू सो मच, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय, हैव फन, थैंक यू।